हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल जानकारी पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है दहेज मृत्यु का जो मामला होता है, डोबरी डेथ का जो मामला होता है, जो हम भारतीय समाज के लिए कहीं ना कहीं एक अभिशाप सा है। हम सभी लोग जानते हैं, होता पता है क्या है, अगर कोई लड़का गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाता है तो उसका एक रेट तय हो जाता है कि भैया हम क्लर्क बन गए हैं, कम से कम इतने लाख तो लेंगे। बैंक मैनेजर बन गए हैं, इतने लाख तो देने होंगे। रेलवे में हैं, आईएएस बन गए हैं। यानी जैसे जैसे पोस्ट होती है वैसे वैसे रेट बढ़ती जाती है। अब मैं ये बातें जो आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको समाज के दर्पण में ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा ज़रूर होता है। ये कहना गलत है कि ऐसी प्रथाएं केवल गांव में ही हुआ करती है। कहीं ना कहीं शहर भी इसके लिए बराबर का जिम्मेदार है। अब इसी के संबंध में आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं मेरे दिल से भी जुड़ा हुआ है। अब वास्तविकता में ज़िंदगी इस प्रकार से होती है, जब आप देखोगे ना कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट में ऐसे कई मामले आते हैं, जैसे तलाक के मामले को लेकर, या फिर जब मामला सेशन कोर्ट के अंदर जो इस तरह से जलाया जाता है किसी महिला को, उसके बाद में उसके घर वाले किस तरह से ज़िंदगी भर एक जंग लड़ते हैं। आपको एक बात बताऊंगा इस एपिसोड को शुरू करने से पहले। जब 304B के बारे में हमारे देश की संसद में बहस चल रही थी तो वहाँ पर एक महिला सांसद ने बहुत खूबसूरत बात कही। तो उसी के पंक्तियों के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के इस सेशन को। उन्होंने विपक्षी दल से पूछा कि क्या कभी कोई ऐसा केस सुना है जहां पर लड़की अपने मां के घर खाना बनाते वक्त जल गई हो, जहां पर लड़की अपने मां के घर पे खाना बनाते वक्त जल गई हो। ऐसा केस आपने कभी सुना है? इस एक सवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे कई जवाब हैं जो इस समाज को एक अलग आईना दिखाते हैं। अब था क्या मामला, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। देखिए, ये जिक्र है 1994 का। सुनिएगा, अच्छे से फील कीजिएगा इस कहानी को, वरना सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइन को आप समझ नहीं पाएंगे, और समझ भी गए तो कहीं ना कहीं उसको अपने दिल में नहीं उतार पाएंगे। और मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर आप एक सामान्य नागरिक भी हैं तो भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, कई बार सच्चे मामले और कई बार झूठे मामले भी होते हैं जहां पर आपकी फंसने की संभावना हो जाती है। तो उसके लिए भी आपको ये जानकारी रखना ज़रूरी है। देखिए, आज के समय का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है लीगल जानकारी। अगर वो है आपके पास तो मान के चलिए कहीं ना कहीं समाज के धोखाधड़ी वाले मामले से आप बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। तो ये बात है 1994 का। जुलाई के अंदर क्या हुआ कि एक पिता के घर से एक बेटी का विवाह संपन्न होकर उसे दूल्हे के साथ भेजा जाता है। साल भर भी नहीं बीता था कि अगले साल जुलाई 1995 में उस पिता के पास एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रखी है, आप जल्दी से आ जाइए। अब एक पिता इस तरह की खबर सुनता है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है। अरे, एक पिता और बेटी का तो प्यार ही अलग होता है, उस रिश्ते को तो कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता है। तो वह पिता तुरंत अपने बेटे और पत्नी के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पे उनको पता चलता है कि उनकी जो बेटी है वो इस दुनिया में नहीं रही, और उसके शरीर पे जो जलने के घाव हो रखी थी, वो घाव देने वाला कोई और शख्स नहीं, सतबीर सिंह, ये उस एक्यूज का नाम है जिसके साथ उस पिता की बेटी की शादी हुई थी। फिर उस पिता का गुस्सा उबलता है और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाता है। ट्रायल कोर्ट में 2 धाराओं के अंदर मामले दर्ज की जो सामान्यतः दहेज हत्या से जुड़े हुए होते हैं। पहला मामला भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304B के तहत, और उन्होंने दूसरा मामला दर्ज किया अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, धारा 306 के तहत। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी था, ये भी वहाँ पर कहानी बन रही थी कि बेटी ने जो है वो सुसाइड की है लोगों से परेशान होकर। उस पिता ने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पहले जो 1 साल का वैवाहिक जीवन जो रहा था, उस 1 साल में बेटी अपने पिता और भाई से शिकायत की रहती है कि दहेज कम लाने के कारण यहाँ हमें प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ ससुराल में मेरा हरासमेंट किया जाता है।
तो इस वजह से उस पिता ने दहेज हत्या का मामला कोर्ट में सतबीर सिंह और उसके एक भाई के खिलाफ दर्ज करवाता है। उसके बाद 1997 में ट्रायल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट का निर्णय आता है और बाकायदा उन दोनों को कन्विक्ट यानी दोष सिद्ध किया जाता है। सेशन कोर्ट द्वारा सज़ा दी जाती है कि आपने जो दोहरी डेट किया है उसके लिए 7 साल की सज़ा दी जाती है और अमेंडमेंट ऑफ सोसाइटी 306 के लिए 5 साल की सज़ा दी जाती है। ठीक उसके बाद 1998 में सतबीर सिंह अपील करते हैं हाई कोर्ट में, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, और 10 साल बाद हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का निर्णय आता है और हाई कोर्ट ने उस सेशन कोर्ट के निर्णय को कन्फर्म करते हुए अपील को डिसमिस कर देती है। फिर हाई कोर्ट के इस निर्णय को स्पेशल लीव पिटीशन SLP का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तकरीबन 2008 में और 28 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट 28 मई 2021 को निर्णय देते हुए कहा कि IPC के सेक्शन 304B में जो लिखा है कि किसी भी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष पूर्व अननेचुरल तरीके से हुई हो और यह भी दर्शाया गया हो कि उसकी मृत्यु के पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। यहाँ जो मृत्यु के पहले वाली बात है यानी सून बिफोर डेट, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मृत्यु 5 बजे होती है तो उसे 4 बजे ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो। उसके मृत्यु के पहले कभी भी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो या तंग किया गया हो तो यह मामला दहेज मृत्यु के अंतर्गत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सेक्शन 304B के तहत सज़ा को कंटिन्यू रखा और सेक्शन 304(6) के तहत लगे आरोपों को खारिज किया और साथ में 3 और महत्वपूर्ण बात कही। अगर स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 साल पहले अननेचुरल तरीके से हुई हो और दहेज का मामला हो तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम के धारा 113B के तहत उस एक्यूज को दोषी मानकर सवाल जवाब किया जाएगा। इस मामले में भार उस एक्यूज पर आएगा, उसको साबित करना होगा कि वह निर्दोष है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, CRPC के सेक्शन 313 के तहत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे झूठे दहेज के आरोप में भी लोगों को फंसाया जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, परिवार के बेगुनाह सदस्यों को सजा ना मिले। IPC के सेक्शन 304B के तहत दहेज मृत्यु के लिए मिनिमम 7 साल के लिए और मैक्सिमम उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी आप सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।